नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के सभी पात्र अन्नदाता तक किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचाएगी योगी सरकार। योजना से वंचित किसानों के लिए 24 जून से विकास खंडों पर लगेगा शिविर। शिविरों के माध्यम से अब तक 23.52 लाख कृषकों की समस्याओं का हुआ निस्तारण। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ किया समझौता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सेंसर आधारित स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकी सक्षम कृषि सूचना विज्ञान के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स पैदा करेगा रोजगार। राजस्थान के जयपुर में 3 दिवसीय किसान महोत्सव संपन्न। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रगतिशील किसानों एवं पशुपालकों को किया सम्मानित। 21 लाख किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज किया गया माफ। कहा कि कृषकों और पशुपालकों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए शुरू किए गए 12 कृषि मिशन। बिहार में मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की जताई संभावना। कहा कि राज्य में अगले 2 से 3 दिन में मानसून की हो सकती है वर्षा। 24 जून तक विभिन्न क्षेत्रों में तेज आंधी चलने की आशंका। जानमाल के नुकसान से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में 100% पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने के लिए आगे आई है। सरकार ने योजना से किसी भी कारण से वंचित सभी किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए ग्राम पंचायत और तहसील स्तर पर शिविर कैंप लगाने के बाद अब 24 जून से राज्य के प्रत्येक विकासखंड में राजकीय कृषि बीज भंडार पर शिविर कैंप का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इन शिविर कैंप के माध्यम से किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त उनके खाते में आ सके। अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी की ओर से इस संबंध में समस्त जिला अधिकारियों, कृषि निदेशक एवं समस्त उप कृषि निदेशकों को आदेश जारी किए गए हैं। जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 22 मई से 10 जून तक शिविर कैंप का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश के समस्त तहसील मुख्यालय पर 13 से 23 जून तक शिविर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। शिविर कैंप के माध्यम से अब तक लगभग 23.52 लाख कृषकों की समस्या का निस्तारण कराया गया है और इनमें 4.55 लाख EKYC, 5.48 लाख भूलेख अंकन और 4.39 लाख बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग, 2.86 लाख ओपन सोर्स पंजीकृत कृषकों का सत्यापन एवं 2.66 लाख कृषकों के नए पंजीकरण सम्मिलित हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक और आईटी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU हस्ताक्षर समारोह में उपराज्यपाल ने कहा कि कैसे नए युग की प्रौद्योगिकियां जम्मू कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में क्रांति ला सकती हैं। उन्होंने कहा कि एग्रीटेक एक अन्य क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप और IT उद्यमों के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है। सेंसर आधारित स्मार्ट कृषि, अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र प्रौद्योगिकी सक्षम कृषि सूचना विज्ञान के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोमेशन अधिक रोजगार पैदा करेगा और नए उद्यमों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी क्रांति की वृद्धि और हाल ही में विदेशी कंपनियों द्वारा हमारे कुशल जनशक्ति आधार का दोहन करने में दिखाई गई रुचि युवाओं को जम्मू कश्मीर को विकास और तकनीकी नवाचार के एक नए युग की ओर ले जाने में सक्षम बनाएगी। देश में किसानों को कृषि, पशुपालन एवं उद्यानिकी की नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कृषि मेलों का आयोजन किया जाता रहा है और इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में 3 दिवसीय किसान महोत्सव का आयोजन किया गया।
मेले के अंतिम दिन राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रगतिशील किसानों एवं पशुपालकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान महोत्सव के समापन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर आत्मा योजन के तहत कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार करने वाले प्रगतिशील 10 किसानों एवं पशुपालकों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रत्येक किसान को 50,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफी का वादा पूरा किया। 21 लाख किसानों को 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी दिल्ली स्थित कृषि भवन में योग शिविर का आयोजन किया गया। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार करते योग कार्यक्रम में मंत्रालय के कार्मिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी वीडियो संबोधन को सुना और योग अभ्यास किया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। वसुधैव कुटुंबकम की थीम को साकार करते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया तो नई दिल्ली स्थित कृषि भवन परिसर में आयोजित योग शिविर में भाग लेने आए मंत्रालय के कार्मिकों का उत्साह बढ़ गया। योग शिविर में भाग लेने आए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि देश के हर घर आंगन तक योग की पहुंच सुनिश्चित हो। इसकी शुरुआत हम खुद रेगुलर योग करने का प्रण करके कर रहे हैं। आज योग का अभ्यास प्रारंभ किया और हमने संकल्प लिया कि आज से नियमित रूप से योग का अभ्यास करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि व्यस्त कार्यक्रम या बिल्कुल आलस्य की वजह से ये अक्सर छूट जाता है, तो इसको इस चीज़ को दूर करना है। कृषि भवन परिसर में मत्स्य पालन मंत्रालय के कार्मिकों ने भी योग शिविर का आयोजन किया। मत्स्य पालन मंत्रालय के सचिव जतेंद्र नाथ स्वयं ने कहा कि योग मन व मस्तिष्क को संतुलित रखता है, इसलिए निरोग रहने के लिए योग करना जरूरी है। प्रधानमंत्री के जो वीडियो मैसेज सबको सुनाया गया, हम लोग बहुत इसमें एनकरेज्ड रहे, काफ़ी इंस्पायर्ड रहे और सब लोग यहाँ पर मिलके ये मोरारजी देसाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इनका जो इंस्ट्रक्टर थे, ये हम लोग को सिखाए। ये हम लोग जब से ये इंटरनेशनल योगा डे शुरू हुआ है हम करते हैं। योग शिविर में भाग लेने आए मंत्रालय के कार्मिकों ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योगा विशेषज्ञों के साथ योगाभ्यास किया। वहीं स्वस्थ व सेहतमंद रहने के लिए योग को जीवन शैली में अपनाने का प्रण भी लिया। नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वसुधैव कुटुंबकम की थीम को लेकर योग दिवस का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एक ओर जहां पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के कार्मिकों ने योगाभ्यास किया, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के कार्मिकों ने ग्रामीण भारत को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने के लिए घर घर तक योग को पहुंचाने का संकल्प लिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन विक्की और अनिल के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख लोगों से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में रहने वाली भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। फाल्गुनी शाह ने कहा कि दिल्ली में उनके आवास पर पीएम मोदी से मिलने का मौका मिला। संगीत के बारे में हमारी बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई। गीत के लिए उनकी प्रतिक्रिया अद्भुत रही है, क्योंकि गीत का कारण भूख को खत्म करने, मिलेट के लाभों और किसानों की मदद करना है। हमको ये पुरस्कार मिला ग्रैमी जीतने का, तब उन्होंने हमारे बारे में ट्वीट किया था, तो वो तो बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ हमारे लिए। उन्होंने म्यूजिक, संगीत का पावर इंसान के लिए अच्छा करने के लिए यूज किया। जैसे संगीत को ऐसे स्तर पे ला लिया कि अगर हम संगीत यूज करके गाना लिखते हैं तो उससे किसानों को बहुत बहुत मदद मिलेगी। वो अपना ये जो मोटा अनाज या श्री अन्न है उसको उगा सकते हैं और उसको फिर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या है, वर्ल्ड जैसे भूख दुनिया का बड़ी प्रॉब्लम है, भूख, वो भूख मरा से हेल्प हो सकता है। तो वो उनकी पूरी विजन उनसे ही मिली है। उन्होंने मुझे बोला कि बेटे आप इसके ऊपर गाना लिखो, मिलेट्स के ऊपर।
तो पहले तो मुझे लगा मैं मिलेट्स पे क्या लिखूंगी जैसे एक ग्रेन है, एक श्री अन्न है, इसके ऊपर गाना कैसे लिखूं। लेकिन सोचा, फिर इधर आई वापस न्यूयॉर्क, और हम एक स्थाई बनाते थे, उनको भेजते थे, एक अंतरा बनाते थे, उनको भेजते थे, फिर वो अप्रूव करे तो आगे बढ़ते थे, और अगर उनको वो नहीं अच्छा लगा डायरेक्शन तो वापस लिखते थे। तो मेरे हस्बैंड गौरव शाह और मैंने पहले ये आइडियाज उनके सामने पेश किए, फिर उनको जब ये थोड़ा सा अप्रूव होने लगा तब हमने पूछा था दिल्ली में आप हमारे साथ लिखोगे, और उन्होंने बहुत दिल से हाँ बोला था, तो हमने पकड़ लिया और फिर हमने बोला ओके तो आप अपना स्पीच भेजिए। फिर उन्होंने इस गाने के लिए खास एक स्पीच लिखा, मिलेट्स के लिए, किसानों के लिए, भूखमरे के लिए, सब लिखा, फिर भेजा, फिर हमने उसको म्यूजिक में सेट किया। और आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार में मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हालांकि इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी होगी। आशीष कुमार ने बताया है कि वर्षा के दौरान बिजली गिरने और तेज आंधी चलने की आशंका है। जानमाल के नुकसान से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। 24 जून तक विभिन्न क्षेत्रों में तेज आंधी चलने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि अगले 3 महीने बारिश अच्छी हो सकती है। केवल जून में वर्षा कम रहेगी। इसको लेकर किसान सिंचाई के साधनों का उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लंपी वायरस, किसान कर्ज माफी और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर गहलोत सरकार पर तंज कसे। उन्होंने गहलोत सरकार की बजट घोषणा में लंपी वायरस से मरने वाले गौवंश के मालिक पशुपालकों को 40,000 रुपए मुआवजा देने और गौशाला प्रबंधकों से वादा खिलाफी के आरोप लगाए। राठौड़ ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने 15.67 लाख पशुधन को संक्रमित और 76,000 पशुधन की मौत के आंकड़े जारी किए थे। वहीं सरपंच संघ की ओर से 5,13,000 पशुधन की मौत का ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बावजूद सरकार ने सरपंच संघ और खुद की ओर से बताए गए आंकड़ों को भी झूठा साबित कर महज 42,000 पशुपालकों को ही 40,000 का मुआवजा देने की घोषणा बजट में की थी। दूसरी ओर सरकार ने गौशाला में मरी गायों का मुआवजा देने से मना कर दिया, जो कि गौशाला प्रबंधकों से पूरी तरह से धोखा और दोहरा चरित्र है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा को 4 माह पूरे होने को हैं, लेकिन सरकार अभी तक पशुपालकों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए बीमा कंपनी का चयन नहीं कर पाई है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो मंगलवार को लहसुन का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। कहीं भाव बढ़े तो कहीं घटे। साथ ही कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर लहसुन बिका। एग्वाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 19 जून को लहसुन का भाव रहा 6,120 रुपए, जो कि 20 जून को 110 रुपए चढ़कर 6,230 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 19 जून को इसका भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 20 जून को 500 रुपए की गिरावट के बाद 5,500 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की लखनऊ मंडी में 20 जून को लहसुन का भाव 150 रुपए की मजबूती के बाद 5,150 रुपए से 5,300 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही सहारनपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे स्थिर भाव पर। यहाँ 19 जून को इसका भाव रहा 4,450 रुपए, जो कि 20 जून को भी 4,450 रुपए पर टिका रहा। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 जून को लहसुन बिना किसी फेरबदल के 3,500 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में 20% की बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि 2020-21 की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि देश से लहसुन का निर्यात भी बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 22,000 टन के पार पहुंच गया था, जबकि 2020-21 के दौरान निर्यात 17,950 टन था।
मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। एग्बाक नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही। यहां 19 जून को मूंग का भाव 7,350 रूपए रहा। 20 जून को इसके सौदे 180 रूपए लुढ़क कर 7,170 रूपए पर हुए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 19 जून को इसका भाव रहा 10,650 रूपए, जो कि 20 जून को 160 रूपए बढ़कर 10,810 रूपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की हाथरस मंडी में 20 जून को मूंग का भाव 50 रूपए की नरमी के बाद 7,800 रूपए से 7,750 रूपए हो गया। राज्य की लखनऊ मंडी में मूंग के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहाँ दोनों ही दिन यानी 19 और 20 जून को इसका भाव 7,920 रूपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में भी मूंग के भाव में अंतर देखा नहीं गया। यहाँ 19 जून को मूंग का भाव 8,400 रूपए था। 20 जून को भी ये 8,460 रूपए क्विंटल पर ही टिका रहा। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान मूंग की उपज 37,40,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 31,66,000 टन था। यानी इस बार मूंग की उपज में 5,74,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन और पिछले 5 वर्षों की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में गन्ने की रुपाई कर ले, गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। किसान लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। वहां आम के बागों की देखभाल करते रहें, साथ ही बाजरे की बुआई कर ले। यही तिल की बुआई कर सकते हैं। तिल में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में तिल में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा धान की नर्सरी तैयार करते रहें। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। किसान लोबिया की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। कर्नाटक में उड़द की बुआई कर ले। उड़द के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। उड़द के खेत से खरपतवार निकालें। किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं। मूंग के खेत से घास फूस निकाल ले। मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। इसके साथ ही सोयाबीन की बुआई करें। सोयाबीन के खेत में जरूरी उर्वरक कर सकते हैं। कर्नाटक में ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा गन्ने की रुपाई करने का समय सही है। किसान टमाटर की बुआई कर ले, वहीं आम की रुपाई कर सकते हैं। इस समय तरबूज के बागों की देखभाल करें। कर्नाटक में मूंगफली की खुदाई कर ले। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है।
फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दो फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और किसान समाचार में अब देखते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है। 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया था। तभी से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योग ने और विशेष बना दिया है। इसका विचार योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि योग का प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुदेव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसीलिए इस साल भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि योग हमारी अंतर्दृष्टि को विचार देता है। उन्होंने साथ ही कहा कि योग के जरिए गतिरोध और प्रतिरोध को खत्म किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर के अंदर योग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष तरीके से योग दिवस मनाया। राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत में योगासन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने हरियाणा के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में हिस्सा लिया। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में नड्डा ने योगासन किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में योग किया। हमीरपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में पहुंचकर अनुराग सिंह ठाकुर ने योगासन किए। अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। संस्कृत में टेलीविजन